ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है, जो कि बहुत ही फेमस कार रेसर है। अभी वो अपनी कार रेसिंग का जैसी कंपटीशन जीतती है तो सारे लोग यहाँ पर उसके लिए खुश हो रहे होते हैं। और तभी इतने में शीन के पास उसके तीनों बच्चे आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तो शीन उनको देखकर बहुत ही खुश होती है। तभी इतने में एक कार सामने से आ रही होती है और वो उसे हिट करने वाली होती है। तो शीन जल्दी से अपने तीनों बच्चों को साइड कर देती है और वो खुद कार के सामने आ जाती है और मर जाती है। फिर शीन एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है और उसे पता लगता है कि वो जिस दुनिया में रह रही है वो तो असल में नॉवेल की दुनिया है। और नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से उसका हस्बैंड बहुत ही यंग एज में मर चुका था, जिसके बाद वो भी मर जाएगी और उसके जो तीनों बच्चे वो आगे चल के इस नॉवेल के विलेन बनेंगे। और स्टोरी के हिसाब से उसका जो सबसे बड़ा बेटा है मिंग यू, वो आगे चल के एक रिचेस्ट फैमिली से अडॉप्ट होने वाला है, पर वो इतना बुरा होने वाला है कि वो अपने काम निकालने के लिए लोगों को खून भी करने वाला है। और आखिर में वो पैसों के लालच में उसे कोई और ही मार देगा। और उसका जो दूसरा बेटा सॉन्ग है वो आगे चल के बहुत ही फेमस सिंगर बनेगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका इतना नाम होगा कि लोग उसे जेलस होंगे। और उसकी जो अडॉप्टिव फैमिली होगी वो ही उसे बर्बाद करेगी और वो लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे ताकि उसे पागल कर सके। आखिर में वो भी इस तरीके से मर जाएगा। और फिर शीन को पता लगता है कि उसका जो तीसरा बेटा जियांग है उसके साथ भी बहुत ही बुरा होगा। वो एक लड़की से प्यार कर बैठेगा जो कि उसे चीट कर रही होगी और फिर आखिर में उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो जाएगी। शीन को ये नॉवेल की स्टोरी जानने के बाद बहुत ही बुरा लगता है कि उसके तीनों बच्चों के साथ ही कितना गलत होने वाला है और खास करके दो के साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है। वो सोचती है कि नॉवेल की स्टोरी कितनी खराब है, पर फिर शीन अचानक से वापस से नॉवेल के अंदर आ जाती है और जब वो साल देखती है तो शॉक हो जाती है कि ये 2025 है। उसे पता लगता है कि वो फिर से रीबॉर्न हो गई है और वो अपनी मौत के 18 साल बाद के टाइम पर पहुंच गई है। और वो अपना फेस देखती है कि लेकिन वो अभी भी सेम 18 ईयर ओल्ड गर्ल है और उसका तो चेहरा बिल्कुल बदला ही नहीं है। फिर वो सोचती है कि अब तो मुझे नॉवेल की पूरी स्टोरी पता लग गई है, तो क्या पता अब मैं अपने तीनों विलेन बच्चों को बचा सकूंगी। फिर तभी इतने में शीन के पास एक बंदा आकर उसके ऊपर हाथ रख कर कहने लगता है कि क्या तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। वो इतने ज्यादा नशे में होता है तो शीन उसे कहती है कि देखो आप भी अपना हाथ उठा लो, पर वो नहीं मान रहा होता और कहता है कि मुझे तो तुम जैसे गुस्से वाली लड़कियां और पसंद है। तो शीन इतनी गुस्से में होती है कि उसे उठा के नीचे फेंक देती है। तो फिर ये बंदा शीन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुको, मैं अभी अपने बॉस को बुलाता हूँ। वो यहाँ पर आ गया ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम जानती नहीं हो मेरा बॉस कौन है। वो यहाँ का बहुत ही फेमस बाइकर है। तो शीन कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉस कौन है, और वो यहाँ से जा रही होती है। तभी शीन को समझ आता है कि ये बंदा अपने जिस बॉस की बात कर रहा है वो कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा है। वो अपने ऊपर खुश होने लगती है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। फिर वो तुरंत ही उसे कहती है कि लाओ मुझे फ़ोन दो, मुझे अभी इसी वक्त जियांग से बात करनी है। तो फिर वो फ़ोन दे देता है और यहाँ पर शीन तुरंत ही अपने बेटे जियांग को कॉल करके कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम बात कर रही हूँ, जल्दी यहाँ पर आओ, तुम्हारी मॉम को बुली किया जा रहा है। तो इसका बेटा जियांग तो बिलीव ही नहीं करता, कॉल कट कर देता है। तो शीन गुस्से में फिर से कॉल लगाती है और बताती है कि तुम्हारा जो बंदा है उसे मैंने पकड़ के रखी हूँ और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ पर पहुंचो। फिर ये बंदा तो यहाँ पर शीन की बातें सुन के डर जाता है और सोचता है कि ये बंदी कौन है आखिर जो इतनी स्ट्रांग भी है और ये मेरे बॉस की मॉम बन रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई पागल है। फिर यहाँ पर वो शीन के डर से उसे शोल्डर मसाज दे रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर बॉस अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। तभी शीन उसे चिल्लाती है कि क्या तुमने कुछ खाया नहीं हो, अच्छे से मसाज करो। फिर इतने में शीन का छोटा बेटा जियांग यहाँ पर पहुंच जाता है और अपने साथ और भी चेलों को लेकर आया होता है। और फिर वो यहाँ सिगरेट फूकते हुए शीन से कहता है कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसने मेरे ब्रदर को यहाँ पकड़ के रखी हो। तो शीन को जियांग की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मुझे कंट्रोल करना चाहिए। तभी यहाँ पर वो चेला यहाँ पर जियांग को बताने लगता है कि बॉस इस लड़की ने मुझे बहुत मारी है और मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो जियांग से कहता है एक छोटी सी लड़की से तुम मार खाने के बाद मेरे सामने ऐसे रो रहे हो। फिर वो तुरंत ही अपना जैकेट निकाल कर यहाँ पर शीन के सामने स्मोक करते हुए कहने लगता है कि तुम तो बड़ी ब्रेव लड़की हो, लेकिन देखो तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। पर अब ये सब देखकर शीन का तो अपने आप को कंट्रोल करने का पाया खत्म हो जाता है और वो तुरंत यहाँ पर जियांग का कान नोचने लगती है और उसे चिल्लाती है कि तुम इतने खराब बन चुके हो कि यहाँ पर सड़क पर तुम गुंडागिरी कर रहे हो और स्मोकिंग करते हुए किसी लड़की को भी बुली कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, तुम्हें लगता है मार खाना चाहिए। तो जियांग कहता है कि तुम आखिर कौन हो जो तुम्हें इतनी पड़ी है। तो फिर वो चिल्ला के बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये सुनते के साथ यहाँ पर जियांग का वो चेला कहता है कि बॉस ये सच में आपकी मॉम है, ये तो कितनी यंग है। तो जियांग उसे मारता है कि तुमने सच में इस लड़की की बातों पे यकीन कर लिए, ये कुछ भी झूठ बोल रही है।
मेरी मॉम तो कब का मर चुकी है, और अगर वो अभी जिंदा होती भी ना तो पूरे 40 इयर्स की होती। तो क्या तुम्हें ये लड़की 40 इयर्स की दिख रही है? फिर इतने में जियांग को उसकी फर्स्ट लव लिली की कॉल आती है और वो उससे कॉल पर बात करते ही खुश होने लगता है। और लिली का नाम सुनते ही शिन सोचती है कि उसने पढ़ी थी कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से वो लिली बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है और वो बस उसके बेटे का यूज कर रही है। लिली कॉल पर जियांग को बता रही होती है कि कसिनो में उसे गुंडों ने पकड़ के रखे और वो उसे ज्वाइन दे रहे। तो जियांग बहुत ही गुस्सा होता है कि उन लोग की इतनी हिम्मत, और वो तुरंत यहाँ से लिली को बचाने के लिए निकलने लगता है। शिन सोचती है कि मेरा बेटा प्यार में कितना ज्यादा पागल है कि वो वहाँ पर गुंडों से झगड़ने जा रहा है। इतनी छोटी सी बॉडी से वो कैसे फाइट करेगा। फिर शिन तुरंत ही जियांग की बाइक पे जाके बैठ जाती है और उसे कहती है कि चलो मैं भी वहीं पर चल रही हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो जियांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या बाइक भी चलाने आती है, देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर जब वो बैठने लगता है तो शिन तो इतना तेजी में चला के निकल लेती है कि बेचारा तो यहीं पर ही गिर जाता है और कहता है कि तुमने तो मुझे बैठने भी नहीं दी। फिर यहाँ हम कसिनो में देखते हैं कि लिली को जिन गुंडों ने पकड़ के रखे होते हैं वो उसे अपने उधारी के पैसे मांग रहे होते हैं। तो लिली कहने लगती है कि अभी यहाँ पर मुझे बचाने के लिए कोई आने वाला है और तुम लोग उससे अपने पैसे ले लेना। फिर इतने में यहाँ पर शिन और जियांग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और जियांग तुरंत ही जाकर लिली की रस्सी खोलता है। तो फिर एक गुंडे का बॉस उसे बताने लगता है कि इस लड़की के ऊपर हमारे पूरे 3 लाख का उधार है, तो ये पैसे दिए बिना तुम इस लड़की को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तो जियांग कहता है कि मैंने लास्ट टाइम ही तुम्हें 1 लाख दिया था, तो उसका क्या। यहाँ पर लिली उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम जल्दी से पैसे भर दो, एक्चुअली ये सारे पैसे मेरे भाई ने इसे उधार लिए थे और अभी हमें यहाँ से बच के जाना चाहिए। लिली की ये सारी चालाकी देखकर शिन सोचती है कि मेरा बेटा इतना बड़ा इडियट है कि उसे इस लड़की की चालाकी दिख ही नहीं रही है। फिर जियांग यहाँ पर लिली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो और उसके पास जो 1 लाख होते हैं वो उस गुंडे के बॉस को देने लगता है और कहता है कि अभी ये पैसे रख लो और मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं बाकी के पैसे भी भर दूंगा। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है लाओ अभी ये दे दो। पर इतने में शिन कहती है कि ऐसे कैसे तुम लोगे, मैं अभी इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रही हूँ, हम लोग तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे। तो फिर वो गुंडों का बॉस गुस्सा होकर अपने सारे गुंडों को भेजता है शिन को मारने के लिए। ये सारे गुंडे शिन के ऊपर अटैक कर देते हैं तो अकेली उनसे फाइट करने लगती है। तभी लिली जियांग से कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं, पर वो उसके साथ नहीं जाता और तुरंत ही शिन को बचाने के लिए जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी, और वो खुश होती है कि कम से कम वो उसे बचाने तो आया। फिर यहाँ पर ये गुंडा और गुस्सा होता है और अपने 4 चेलों से कहता है कि मारो उन लोगों को। तभी यहाँ जियांग तो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सभी को हैंडल कर लूंगा। तो शिन कहती है कि तुम रहने दो, ये मेरे से बचने वाले नहीं है, ये मेरे हाथों मरेंगे। और फिर यहाँ पर शिन जिस तरीके से गुंडों को मारती है तो सारे के सारे लोग शौक रह जाते हैं और फिर सारे गुंडे तो हाथ बांध के यहाँ तुरंत ही नील डाउन करके बैठ जाते हैं। और जियांग भी काफी इम्प्रेस होता है कि ये लड़की तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो भी नीचे बैठ जाता है और ये गुंडों का बॉस भी। फिर वो तो यहाँ पर शिन को पैर में मसाज भी देने लगता है और उससे डर रहा होता है। तभी लिली जियांग से कहने लगती है कि तुम तो कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, तुमने मुझे बचा लिए। तो उसे भी हंसी आ रही होती है कि उसने कहा बचाया। फिर लिली कहने लगती है कि वैसे आखिर वो लड़की क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर क्या वो गुस्सा हो जाएगी कि तुमने मुझे बचाया। तो शिन आगे आती है और कहती है कि डरो मत, उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा नहीं होगी क्योंकि मैं उसकी मॉम हूँ। लिली सुनते के साथ ही सोचती है कि इस जियांग के आसपास सच में कोई भी नॉर्मल पर्सन रहता नहीं है, सबके सब पागल ही है। और जियांग यहाँ पर शिन से कहता है कि क्या तुम मेरी क्रश के सामने मेरी थोड़ी इज्जत रखोगी। पर लिली तो बस इससे फायदा निकाल रही होती है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उससे कहने लगती है कि देखो ना आप कितना लेट हो गया, तो क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे। तो जियांग कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हें घर छोड़ देगा। और वो यहाँ शिन के पास आता है और कहता है कि तुमने हम सभी की जान बचाई हो, तो मैं तुम्हें थैंक यू के नाते घर छोड़ने जाना चाहता हूँ। तो क्या मिस आप बताओगी कि आपका घर कहाँ पर है। तो शिन कहती है ये क्या मिस लगा के रखी हो, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में। फिर लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ पर जियांग तो पूरा का पूरा शॉक रह जाता है और कहता है कि यानी आप सच में मेरी मॉम हो। तो शिन उसे कहती है कि तो क्या, और वो उसे सब बताने लगती है कि जब वो 2 साल का था तो उसने क्या किया था, वो 3 साल का था तो उसने क्या किया, ऐसे करके वो उसे सब गिना देती है। तो सच में यार जियांग मान लेता है और शिन को हक करते हुए रोने लगता है कि मॉम आखिर आप मुझे मिल गई। तभी नर्स यहाँ से जाते हुए ये देखकर शॉक होती है कि ये क्या चल रहा है। शिन बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि लाओ मुझे अच्छे से देखने दो कि आखिर मेरा बेटा बड़ा होने के बाद कैसा दिख रहा है। फिर दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और जियांग कहने लगता है कि मॉम आपको क्या खाना है, मैं आपको अच्छा डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ। तो फिर
शिन कहने लगती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये रेस्टोरेंट आज तक है। फिर जब खाना ऑर्डर करने की बारी आती है तो जियांग को तो यहाँ पर शिन के सारी पसंद के खाने याद होते हैं और वो जब ऑर्डर करता है तो शिन ये खाने टेस्ट करने के बाद बहुत ही खुशी होती है। कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ याद होगा, मैंने सोची नहीं थी। इतने में फिर जियांग को फिर से लिली की कॉल आती है और वो उसे कहने लगती है कि मुझे यहाँ मेरे घर पे नींद नहीं आ रही है, लगता है यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, क्या तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने आओगे? तो जियांग साफ मना कर देता है कि अभी मैं कुछ जरूरी काम में बिजी हूँ, हम अब कल मिलेंगे, ऐसा बोलकर उसका कॉल कट कर देता है। तो फिर लिली बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि आखिर इस जियांग को हो क्या गया, इससे पहले तो वो कभी मुझे रिजेक्ट नहीं करता है। फिर यहाँ पर शिन जियांग से पूछती है कि क्या उस लिली का कॉल आया था? तो जियांग कहता है कि मॉम आप तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपसे कुछ छुप ही नहीं सकता। तो शिन कह रही है कि काश तुम्हारा भी दिमाग जितना तुम्हारा मुंह चलता है उतना ज्यादा चल सकता। इतने में यार रेस्टोरेंट में जियांग का फ्रेंड उसे बताने आता है कि तेरी ग्रैंडमा गिर के बेहोश हो गई है और अभी उनका हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है और सर्जरी का कॉस्ट पूरा 2 लाख है। ये सुनते के साथ ही जियांग शॉक हो जाता है कि मैंने तो अपने सारे पैसे खर्च कर दिया उस लिली की हेल्प करने के लिए और अब मेरे कार्ड में सिर्फ 20,000 है। शेनिया जियांग को अपने सामने आने के लिए बोलती है और इसके सर पे मारकर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ बीमार है और तुम पैसे उनके लिए बचाने के बजाय किसी और का कर्जा चुकाने में लगे थे और सारे पैसे तुमने बर्बाद कर दिए। तो जियांग कहता है कि मॉम अगर मैं लिली को बचाने नहीं चाहता और वो पैसे नहीं देता तो फिर वो गुंडा उसे बेच देता और मैं उसके साथ बड़ा हूँ और उसने मेरी कई बार हेल्प की, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। फिर जियांग अपने फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करने लगता है कि आखिर वो लोग पैसे का इंतजाम कहाँ से करें। जियांग को आइडिया आता है कि चलो मैं जाके लोन शार्क से पैसे ले लेता हूँ। तब शेन इन दोनों को रोक देती है और कहती है कि तुम लोग जाओ हॉस्पिटल में और ग्रैंडमा का ख्याल रखो, मैं जाकर पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और जियांग उससे आवाज दे रहा होता है पर शेन नहीं सुनती। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर जियांग के फ्रेंड से मिलने पहुंचती है और उसे तुरंत ही 2 लाख का चेक देने लगती है और पूछती है कि जियांग अभी कहाँ पर है, कहीं वो लोन शार्क से पैसे तो नहीं लेने चला क्या? तो फिर जियांग का फ्रेंड बताता है कि नहीं, असल में वो तो कार रेसिंग करने चला गया। तो शिन को ये सुनकर और गुस्सा आती है और वो चिल्लाती है कि माना कि कार रेसिंग कंपटीशन के प्राइस का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन उस कंपटीशन में जाना तो अपनी जान को रिस्क पे डालना हुआ और वो तो बचपन से ही स्कूल के बस में ठीक से नहीं चढ़ पाता था, तो कार रेसिंग क्या कर पाएगा। फिर शिन यहाँ पर जियांग के फ्रेंड को समझा देती है कि तुम उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखो और मैं जाती हूँ उसे ढूंढने के लिए। और फिर वो तेजी में बाइक चलाकर चली जाती है कि ये भी शौक रह जाता है कि वो तो कितनी फास्ट है। तभी हम देखते हैं कि जियांग तो यहाँ अपनी कार रेसिंग की रेस में हार चुका होता है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट भी लगी होती है, पर वो फिर भी सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए फिर वो दूसरी रेस में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा होता है। तो उसका जो राइवल यहाँ जीत गया था वो उसकी मजाक उड़ाने लगता है कि अभी भी तुम अपनी बेइज्जती कराकर थक नहीं रहे हो जो और अपने आप को एम्बेरस करना है। फिर यहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कि जियांग के ऊपर हंस रहे होते हैं कि वो अब क्या ही रेस करेगा, उसके पास तो कोई एक्स्ट्रा बंदा भी नहीं है जो उसकी जगह ले सके। तभी इतने में यहाँ पर शिन पहुंच जाती है और कहती है कि किसने कहा कि उसके पास कोई और नहीं है, मैं उसकी जगह इस रेस में पार्टिसिपेट करूंगी। शिन को देखते के साथ ही जियांग कहने लगता है कि मॉम आप यहाँ पर कैसे? तो वो इसके सर पे मारती है और कहती है कि तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, तुमने मुझे बिना बताए इस फालतू सी रेस में पार्टिसिपेट करे। फिर वो उसके राइवल से कहने लगती है कि इसे मैं रिप्लेस करने वाली हूँ और तुम्हारे साथ सेकेंड राउंड में मैं इसकी जगह रेस करूंगी। तो फिर वो राइवल तो और हंसने लग जाता है और जियांग से कहता है कि तुम तो कितने ज्यादा बेशर्म हो कि अपनी जगह एक छोटी सी लड़की को मेरे सामने खड़ा कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? तो शिन कहने लगते हैं कि बकवास करना बंद करो, क्या छोटी लड़कियां, क्या पता तुम इस छोटी लड़की से अभी हार जाओगे। तो भी वो राइवल मान नहीं रहा होता है और कहने लगता है कि लड़की कोई अम्यूजमेंट पार्क का खेल नहीं है, ये इतनी बड़ी कार रेसिंग का कंपटीशन है, अभी से हार मान लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में तुम ही रोगी। और फिर शिन यहाँ पर इस बंदे की कार के पास जाती है और बताने लगती है कि उसकी कार कितनी ज्यादा मॉडिफाइड है, तभी तो वो ये रेस जीता है। वो कहती है कि लगता है तुम्हें यहाँ कार रेसिंग का रूल नहीं पता है कि ऐसी कार को कंपटीशन के लिए नहीं लाया जा सकता है क्योंकि ये फेयर नहीं है। तो भी वो लड़का तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और शिन से कहता है कि तुम्हें तो क्या ही पता होगा। अभी जियांग शिन से कहता है कि मॉम आप नहीं बल्कि मैं इस कार रेस में पार्टिसिपेट करूंगा, पर शिन फिर भी नहीं मानती है और वो उसके राइवल के साथ कंपटीशन करने के लिए जाती है और वो इतनी तेजी में कार चलाती है कि उस बंदे को हरा देती है। यहाँ पर सारे लोग शिन से इम्प्रेस हो चुके होते हैं और इवन वो राइवल भी, और वो तो यहाँ पर शिन की तारीफें करने लगता है कि सच में वो तो कितनी अमेजिंग है और उसे कहता है कि क्यों ना तुम इस जियांग को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो शिन उसे क्लियरली कह देती है कि जियांग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
तो ये सब सपने देखना ना तुम छोड़ दो, और अब मैं ये कंपटीशन जीत गई हूँ तो मुझे प्राइज मनी चाहिए। तो राइवल तो तुरंत ही पैसे देने के लिए मान जाता है और उल्टा 3 लाख की जगह पूरे 5 लाख देता है और कहता है कि इसमें जियांग की मेडिकल फीस भी है क्योंकि उसके हाथ में चोट जो लगी है, और बाकी वो शिन को दे रहा होता है जीतने के लिए। तो वो कहती है कि इतना तो बनता ही था, तुमने कोई एक्स्ट्रा नहीं दी हो। वो ये सब उसको सुना रही होती है, पर यहाँ तो वो बस स्माइल करके उसे देख रहा होता है। फिर शिन तो जियांग की फिक्र करने लगती है कि तुम्हारे हाथ में कितनी चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ बैंडेज कराने के लिए। तभी यहाँ पर वो राइवल कहने लगता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहो ना तो मुझे याद से कॉल कर लेना। जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो इसे चिल्लाता है, पर तभी फिर जियांग की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। इसके बाद शिन उसे भी हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और जैसे वो जियांग के वार्ड में आती है तो वो दिखाने लगता है कि मॉम देख लो दोनों हाथ में कैसे चोट लगी है कि मैं पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ। शिन यहाँ पर फिर उसे पैसों का कार्ड देने लगती है और कहती है कि अब तुम अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी का अरेंजमेंट करवाओ। तभी यहाँ जियांग तो शिन की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है कि उसने जो कार रेस करी थी सच में वो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। तो शिन कहती है कि बस अब इतनी भी तारीफ नहीं, और फिर वो उसे पानी पिलाने में हेल्प करती है। तभी जियांग पूछता है कि मॉम वैसे आपने ग्रैंडमा की सर्जरी के पैसे कहाँ से अरेंज करी। तो फिर वो बताती है कि मेरे पास जो ब्रेसलेट था ना मैंने उसके बदले में पैसे ले ली। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग कहने लगता है कि मॉम वो तो आपका हेirloom था ना, आखिर आपको उसे नहीं बेचना चाहिए था। तो शिन कहने लगती है कि फिक्र मत करो, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, और हाँ तुम अब याद रखो कि आगे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है वो हम मिलकर सॉल्व करेंगे और तुम्हारी मॉम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करने वाली है। लेकिन हाँ अगर तुम आगे चल के बहुत सारे पैसे कमाओगे तो फिर मैं तो अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जियांग तो बहुत ही खुश होकर जल्दी से उसे हक करने लगता है और शिन सोचती है कि सच में वो गैंगस्टर जरूर था लेकिन अभी भी उसकी अच्छे बनने की उम्मीदें बहुत ही हाई है और वो सोचती है कि बस अब मुझे अपने बाकी दोनों बेटियों को भी ढूंढना है। फिर वो उससे कहती है कि चलो अच्छा अब हम लोग पैकिंग कर लेते हैं और घर चलते हैं। तभी इतने में लिली यहाँ जियांग से मिलने आई होती है तो वो उसे देखते के साथ ही खुश हो जाता है कि तुम मेरे लिए आई हो। शिन मन में सोचती है कि ये चालाक लड़की फिर से मेरे बेटे से उसके पैसे लूटने आ गई है, और यहाँ पर लिली यही सोच रही होती है कि आखिर उसने रेसिंग कंपटीशन में पूरे 5 लाख जीत के आया है और अगर मैं उसका फायदा न उठाऊं तो मैं तो कितनी बड़ी पागल होंगी। और फिर लिली यहाँ शिन को भी हेलो बोलने लगती है और सोचती है कि ये लड़की यहाँ पर भी है, पिछली बार ये फैक्ट्री में भी आ गई थी और जियांग ने वहां पर भी मेरे से पहले इस लड़की को प्रेफरेंस दिया था। फिर लिली यहाँ पर जियांग से कहने लगती है कि मैंने जैसे ही तुम्हारी चोट के बारे में सुनी तो तुरंत ही तुम्हें यहाँ देखने आ गई। तो वो तो उसे बड़ा खुशी खुशी बात कर रहा होता है और ये सोचती है कि कितना बड़ा फूल है। वैसे कल मैंने गुस्से में आकर एक महंगा सा पर्स खरीद ली थी और अब इसके पैसे आखिर मैं इसे कैसे निकलवाऊं। फिर इतने में जियांग से कहने लगता है कि लिली ये लो तुम ये सारे फ्रूट्स खाओ। तो वो चेरी देखते के साथ ही कहती है कि ये तो अभी बहुत ही महंगी मिल रही है और मेरे घर पे तो ये आती भी नहीं है। तो जियांग कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली फिर से तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे, रुको फिक्र मत करो मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। और फिर वो पैसे देने वाला होता है कि शिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि कितना बड़ा फूल है। फिर वो तुरंत ही कोई बहाना करती है और जियांग को ऑर्डर देने लगती है कि देखो तुम्हारी मेडिसिन खत्म हो गई है तो जाओ वो लेकर आओ। तो जियांग कहता है कि मॉम यहाँ पर बेल दिया गया है, मैं नर्स को बुला सकता हूँ। तो शिन गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं बोल रही हूँ ना खुद से जाओ, थोड़ा अपने पैर को भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर जियांग यहाँ से जाने के लिए मान जाता है और लिली से कहने लगता है कि ये मेरी सिस्टर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तब तक तुम इनसे बात करो। इनसे लाती है कि ज़्यादा देरी क्यों लगा रहे हो, जाओ जल्दी से। तो फिर वो चला ही जाता है। लिली सोच रही होती है कि आखिर ये कौन लड़की है जो जियांग को ऑर्डर भी दे रही है और वो इसकी बातें सुन रहा है। फिर वो इससे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाने की लग जाती है पर शिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो लिली बताने लगती है कि मैं जियांग की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। तो शिन भी बता देती है कि मैं तुम्हें कोई उसकी फ्रेंड कंसिडर नहीं करने वाली और मैं तुम्हें बता दूँ कि जियांग सिर्फ मेरी सुनता है और मैं अब तुम्हें उससे फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। लिली सोचती है कि सच में कितनी चालाक है। फिर वो उसे पानी देने का बहाना करके ग्लास को खुद ही नीचे गिरा देती है और जियांग के हाथ पर आने पर खुद ही चोट खाने की एक्टिंग करने लग जाती है ताकि वो उसकी फिक्र करने लगे। शिन ये देखकर समझ रही होती है कि कितनी चालाकी है तो वो खुद भी ड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें टी साफ करने के लिए बोली और मेरी वजह से तुम्हारे पैर में चोट लग गई, मैं अभी इसे साफ करती हूँ। और फिर वो ऐसे कांच उठाने का नाटक करती है और कांच उसके हाथ में गिर जाता है। तो जियांग तुरंत ही उसकी केयर करने लगता है और कहता है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलवाता हूँ। तो यहाँ पे नर्स पहुंच जाती है और जियांग यहाँ शिन की केयर करने में लगा होता है और शिन यहाँ पर लिली को दिखा रही होती है कि उसके रोने पर सिर्फ जियांग उसकी केयर करेगा। फिर यहाँ पर लिली भी कहने लगती है कि मेरे भी पैर में दर्द हो रहा है
तो शिन फिर खुद ही रोने का ड्रामा करते हुए जियांग से कहती है कि अब मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और वो अलग अलग चीज़ों का नाम बताने लगती है कि वो उसे खाने का मन कर रहा है। और जियांग से कहती है कि जाओ मेरे लिए लेकर आओ, तो वो तुरंत चला जाता है लाने के लिए। और फिर ये लिली यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और शिन सोच लेती है कि मेरे रहते हुए ये मेरे बेटे का फ़ायदा नहीं उठा सकती है। फिर जियांग जब यहाँ स्नैक्स लेकर वापस आता है तो वो पूछता है कि लिली कहाँ चली गई, तो शिन कह रही है कि वो अपने घर जा चुकी है। तो यहाँ पर फिर जियांग उसकी फिक्र करने लगता है कि उसकी फैमिली ने उसकी एक्सपेंसेस ऐसे ही कट कर दिए, तो उसके पास कहाँ ही पैसे होंगे अपना ट्रीटमेंट करवाने को, तो मैं अभी उससे पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। शिन मन में सोचती है कि उसका बेटा इतना बुद्धू है कि इतनी जल्दी तो सुधरेगा नहीं, और ऊपर से वो उस लड़की पे इतना ट्रस्ट जो करता है। फिर वो सोचती है कि जाने दो, इसे धीरे धीरे मैं सिखाऊंगी। फिर शिन जियांग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के उसे जब कार से लेके जा रही होती है तो उसे इस बारे में डिस्कस करने लगती है कि उसकी ग्रैंड माँ अभी थोड़े दिन और हॉस्पिटल में रहने वाली है, और क्योंकि वो ठीक हो चुका था इसलिए उन्होंने उसे निकलवा ली। वो कहने लगती है कि लेकिन अभी तो तुम्हारे कार्ड में ज़्यादा पैसे नहीं बचे होंगे, तो ये बताओ कि इससे पहले तुम पैसे कैसे कमाया करते थे। तो जियांग बताता है कि मेरे पास कार रिपेयर शॉप है लेकिन अभी वो बंद है। तो शिन से इस बारे में पूछती है कि आखिर क्यों। तो जियांग बताने लगता है कि कार रिपेयर शॉप का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, और जो भी सारे पैसे थे वो तो सारे यूज़ होकर ख़त्म हो गए, इसलिए उसे बंद करने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। फिर वो कहने लगता है कि लेकिन मॉम आप फिक्र मत करो, मैं पैसे जमा करने के लिए वापस कार रेसिंग के लिए चला जाऊंगा और वहाँ के प्राइज मनी जीत कर लेकर आऊँगा। तो शिन इसके लिए साफ मना कर देती है कि वो काम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसमें जान जा सकती है, तो बिल्कुल नहीं। वो उसे कहती है कि तुम वापस से अपनी ऑटो रिपेयर शॉप को खोलो। तो वो कहता है कि लेकिन उसमें तो ऐसे ही काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो शिन उससे कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास आइडिया है, और वो उसके कान में तुरंत ही उसे बताती है। और ये आइडिया होता है कि जियांग अपने सारे लोगों के साथ मिलकर अपनी बॉडी यहाँ शो ऑफ करते हुए ये लोग कार रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, और शिन इन लोग की लाइव स्ट्रीमिंग में इन लोग को दिखा रही होती है। तो इस तरीके से इनकी कार रिपेयर शॉप बहुत ही फेमस हो जाती है और सारी लड़कियाँ इन्हें देखकर इनकी कार में चली जाती है अपना कार रिपेयर करवाने के लिए। और फिर ऐसे ही एक दिन में ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, और जियांग तो बहुत ही इम्प्रेस होता है कि उसकी मॉम का आइडिया तो कितना अच्छा था। ये लाइव स्ट्रीमिंग लिली तक भी पहुंच जाती है और वो तो बड़ी खुश हो जाती है कि अरे वाह, जियांग ने तो अब इतने सारे पैसे कमा लिए होगा, तो अब मुझे उसे पैसे लेने के लिए चांस मिल गया। फिर वो तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि कहीं हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर जियांग यहाँ पर शिन को बताता है कि मॉम अभी मुझे लिली ने बुलाई है, उसे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो शिन समझ जाती है कि वो लालची लड़की फिर यहाँ पर इसे पैसों के लिए बुला रही है। वो सोचती है कि नहीं, मुझे अब इन लोग पे नजर रखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि लिली और जियांग जब यहाँ मॉल में शॉपिंग करने आए होते हैं तो शिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और वो देखती है कि जियांग यहाँ पर लिली के लिए कोई डायमंड नेकलेस खरीदने जा रहा होता है, जो कि लिली बस ना लेने का ड्रामा कर रही होती है उससे लेने के लिए। तो यहाँ पर फिर शिन जल्दी से नाटक करती है कि मुझे ये नेकलेस बहुत ही पसंद आया और वैसे भी तुम्हें नहीं चाहिए ना, तो जियांग लिली के लिए छोड़ो, इसे तुम मेरे लिए दिला दो। तो फिर जियांग मान जाता है कि मॉम आपको पसंद है तो ठीक है। और फिर जियांग के सारे पैसे ख़त्म करने के लिए शिन उससे अपने लिए बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदवा लेती है ताकि वो लिली से फ़ायदा ना उठा पाए। और फिर लिली जब यहाँ पर एक ड्रेस लेकर पहुँचती है तो फिर जियांग उसे कहने लगता है कि सॉरी, मेरे कार्ड में अभी पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं ले पाऊंगा। तो वो तुरंत ही फिर बहाने करती है कि अरे मैं कौन सा ले रही थी, वो मैंने सोची कि शायद तुम यहाँ मुझे फोर्स करोगे इसलिए मैंने चुन ली। और वह यहाँ से फिर गुस्से में जाती है कि इस जियांग से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे जियांग अपने कॉलेज की तरफ से बास्केटबॉल मैच के लिए गया होता है, और यहाँ पर शिन भी आई होती है उसे चीयर करने के लिए। और तभी यहाँ जियांग के सामने ही लिली यहाँ पर उसके राइवल को पानी दे रही होती है और दोनों यहाँ साथ में बात कर रहे होते हैं। तो जियांग तो अपने राइवल को चिल्लाने लगता है कि वो लिली को परेशान ना करे। तो फिर वो कहता है कि खुद मेरे पास आइए। और फिर लिली भी यहाँ जियांग से कहती है कि तुम कुछ भी गलत मत समझो। पर यहाँ जियांग तो अपने इस राइवल से झगड़ा कर लेता है, तो फिर वो भी इससे प्रोवोक करता है और साथ में इसके साथ एक बास्केटबॉल मैच की शर्त लगाता है। जियांग इसके लिए एग्री कर यहाँ शिन के पास आकर कहने लगता है कि मॉम अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ये मैच कैसे जीत पाऊंगा, मैंने तो ऐसे ही हाँ बोल दिया। तो फिर शिन यहाँ सोचती है कि मुझे इस मैच के जरिए लिली की असलियत इसे दिखानी होगी ताकि उससे दूर हो सके। फिर वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम ये मैच जरूर जीतोगे। और फिर शिन यहाँ जियांग को जिताने के लिए उसके साथ ये बास्केटबॉल मैच खेलने जाती है, और वो तो बहुत ही अच्छा खेल रही होती है कि जियांग तो खुश हो जाता है
कि अब तो उसकी मॉम ज़रूर उसे जिता के रहेगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शिन का दूसरा बेटा मिंग्यू आया होता है अपने सारे लोगों के साथ, और वो असल में अब बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, और यहाँ पर वो इस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट के लिए आया होता है। तो यहाँ पर वो मैच भी देख रहा होता है। इतने में वो जब शीन को पीछे से देखता है तो वो उसे जानी पहचानी सी लगती है, पर फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर शीन ने तो यहाँ जियांग को मैच जिता दी होती है, तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है। लिली तो यहाँ पर जियांग से गुस्सा हो जाती है और उसके रावल के बदले में वो इसे बातें सुनाने लगती है। जियांग अपसेट होकर साइड में आता है तो शीन उसे कहती है कि देखा ना तुमने, उसकी असलियत अब तुम्हें पता लग गई होगी। पर जियांग तो यहाँ से अपसेट होकर चले जाता है और शीन सोचती है कि लगता है वो हार्ट ब्रोकन हो चुका है। इसके बाद शीन ने यहाँ जियांग के लिए घर पे डिनर बनाई होती है, पर वो बहुत ही लेट घर पे आता है तो ये उससे डांटने लगती है। पर यहाँ पर तो जियांग बहुत ही अपसेट बैठा होता है और फिर उसे सब बताने लगता है कि लिली और उसका जो राइवल है वो दोनों अब डेट करने लग गए हैं। तो शीनी से समझाने लगती है कि तुम तो ऑलरेडी उसकी असलियत जान गए थे ना, तो ऐसी लड़की की वजह से रो मत। तो जियांग कहने लगता है कि मॉम, मैंने सच में उसे अच्छी लड़की समझ लिया था क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। शीनू से समझाती है कि तुम अकेले थोड़ी ना हो, देखो तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रैंड माँ है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, मैं हूँ, हम सभी तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम्हें ऐसी लड़की के लिए अब रोने की जरूरत नहीं है। फिर इतने में टीवी में मिंग्यू के बारे में न्यूज़ चल रही होती है कि उसने कॉलेज को एक और बिल्डिंग डोनेट कर दी है। तभी जैसे यहाँ पर शीन मिंग्यू को देखती है तो वो समझ जाती है कि वही तो उसका बेटा है। वो खुश होकर कहती है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ली। जैसी जियांग सुनता है तो वो कहने लगता है कि अभी तो मेरे आंसू भी नहीं रुके और मॉम आप इतनी खुश हो रही है, आप सच ही मेरी मॉम है। तो शीन उसे चिल्लाती है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। वो कहती है कि देखो ये पर्सन अभी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो तुरंत ही उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करी होती है। तो जियांग कहने लगता है कि मॉम, ये तो इतने बड़े कंपनी का सीईओ है ना, अगर ये आपको मिल गया तो सच में आप तो बहुत ही अमीर हो जाओगी। शीन सोचती है कि अभी मेरे पास इसे एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मुझे अभी ये पता लगाना होगा कि मिंग्यू का प्लॉट आखिर कैसे चल रहा है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से तो उसके फैमिली का कोई इनसाइड पर्सन ही उसे मारने की कोशिश करेगा और मुझे इस चीज को रोकना होगा। इसलिए शीन यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। फिर जियांग तो यहाँ अपसेट हो जाता है कि मेरी मॉम मेरे लिए स्टेप फादर ढूंढ रही है। फिर वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में सब बता देता है। तो उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि उनके लिए भी तो इतने सारे साल इतने मुश्किल रहे होंगे, तो अब उनको कोई पर्सन मिल रहा है तो तुझे खुश होना चाहिए। तो जियांग भी कहता है कि हाँ, मेरी मॉम की हैप्पीनेस के लिए मैं एक स्टेप फादर भी झेल ही लूंगा। हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर मिंग्यू की कंपनी की कोई सेलिब्रेशन पार्टी में गई होती है और वो यहाँ मेट का गेटअप करके उसे देखकर सोच रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर ही कोई आने वाला है उसे मारने के लिए, और सोचती है कैसे कैसे वो मेरे बेटे को मारेगा, मैं भी तो देखूं आखिर वो है कौन। फिर यहाँ पर वो मिंग्यू को बिजनेस की बातें करते हुए देखकर सोचती है कि वो सच में मुझ पर क्या है, बिल्कुल मेरी तरह ही इंटेलिजेंट है। इतने में यहाँ पर जो सर्वेंट यहाँ खाना सर्व करने आया होता है वो ही बंदूक से मिंग्यू को गोली मारने लगता है। तो शीन जल्दी से उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे धमकी देकर पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो नहीं बता रहा होता है तो वो शीन उसे शूट कर देती है और फिर यहाँ पर मिंग्यू को मारने के लिए और भी गार्ड्स आ जाते हैं। तो शीन जल्दी से उसे लेकर यहाँ टेबल के नीचे छुप जाती है और फिर इसे बचाने के लिए वो बारी बारी करके और गार्ड्स को शूट करती है और फिर वो और दो आ जाते हैं। तो ये सोचती है कि यहाँ पर इसकी हालत खराब हो रही है और उसका खून भी बह रहा है, तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो तुरंत ही उसका कोट पहनकर यहाँ से भागने का नाटक करती है। तो वो लोग को लगता है कि वो मिंग्यू है, तो गार्ड्स उसके पीछे चले जाते हैं और ये सब देखकर ये शॉक होता है और सोचता है कि वो लड़की मेरी हेल्प क्यों कर रही थी। फिर इतने में यहाँ पर इसके सारे असिस्टेंट और गार्ड्स पहुंच जाते हैं इसे लेके जाने के लिए और ये उन लोग को बताता है कि उसे एक लड़की बचा के गई है। तो वो असिस्टेंट को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि वो है कौन। और जब असिस्टेंट यहाँ मिंग्यू को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो शीन उसे देखकर सोच रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द उस धोखेबाज इंसान के बारे में पता लगाना होगा जो उसे मारना चाहता है। फिर शीन जब वापस यहाँ घर पहुंचती है तो सामने वो देखकर शॉक हो जाती है कि जियांग उसे ही देख रहा होता है। जियांग कहता है कि मॉम, आपने मुझे बोली थी कि आप 10 बजे के बाद कभी लेट नहीं आओगी और देखो आज आप कितना लेट आई हो। आखिर आप एक छोटी सी लड़की हो और बाहर ऐसे आप घूमोगी तो फिर लोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो शीन कहती है कि ज्यादा बकवास मत करो और वो आके बैठ जाती है। तो जियांग भी उसके पास आके बैठता है और उसके आईपैड में उसे दिखाने लगता है कि उसने उस लड़के के कितने सारे फोटोज रखी हुई है। वो कहता है कि मॉम, मुझे सच में बताओ कि ये वाइल्ड मैन है कौन। तो शीन यहाँ पर इसका कान नोचते हुए बताती है कि ये असल में तुम्हारा बड़ा भाई है।
जिसे बचपन में ही एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट करके लेकर चले गए थे। तो जियांग तो सुनने के बाद शॉक होता है और शिन उसे बता रही होती है कि उसका भाई अब अपनी कंपनी का CEO बन चुका है और पूरी कंपनी मैनेज कर रहा है। तो जियांग कहने लगता है कि आखिर ये इतना स्मार्ट कैसे और मैं सच में इसका ही भाई हूँ। शिन कहती है कि लेकिन तुम्हारे भाई को कोई ट्रेटर है जो कि उसकी फैमिली का ही है, वो उसे मारना चाहता है, तो इसलिए मैं कैसे भी करके उसे बचाने वाली हूँ। जियांग कहने लगता है कि मॉम, मेरा भाई इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे छोड़कर उसके पास चली जाओगी। तो शिन कह रही है कि उसकी भी तुम फिक्र मत करो, एक बार बस मैं तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं वापस तुम्हारे पास ही आऊँगी। तो फिर जियांग खुश हो जाता है और शिन बताने लगती है कि उसके भाई के फैमिली मेड्स हायर कर रहे, तो अब वो मेड बनकर उनके घर पे जाएगी। और फिर शिन को मिंग्यू के घर पे काम पे मिल जाता है और वो चुपके से मिंग्यू को मैसेज भी करती है और उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसने लास्ट टाइम तुम्हारी जान बचाई थी, मैं आगे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और बदले में मुझे पैसे चाहिए रहेंगे। तो फिर मिंग्यू इसके लिए मान जाता है कि ठीक है, हमारे बीच में डील है, मैं तुम्हें पूरे 30 मिलियन दूंगा। शिन तो खुश हो जाती है और वो यहाँ मेड बनकर भी उसका सीक्रेटली काम कर रही होती है। तभी जियांग को इस बारे में पता लगता है कि जो बंदा उसे मारने आया है और जो उसकी फैमिली के यहाँ पर चीजें चुराने चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड का हाउसकीपर है। जियांग उसे डराने के लिए उसे बंदूक दिखाता है, तो फिर वो तो उसे बंदूक लेकर उसे शूट भी करना चाह रहा होता है, पर उसमें गोली होती ही नहीं है। और जियांग उसे पूछने लगता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता था। तो यहाँ पर वो अपने मुंह से ही सारी पोल खोल देता है कि वो उसे रास्ते से हटाएगा तभी तो फैमिली प्रॉपर्टी उसे मिल पाएगी। और वो कहता है कि तुम्हारे डैड भी कोई तुम्हें मानते नहीं है और वो बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं और उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट ही इसलिए किया है ताकि वो अपनी कंपनी को तुम्हारे जरिए चला सके। शिन भी ये सब खड़े होकर साइड से सुन रही होती है और फिर वो इसके गार्ड से यहाँ पर जियांग को बचाने के लिए भगाने लगती है और उसे छुपाकर उन लोगों को शूट कर रही होती है। जियांग तो काफी शॉक होता है कि यहाँ पर शिन फिर से उसकी हेल्प करने आ गई है और उसने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर चुकी होती है और पुलिस यहाँ पर फिर उस बंदे को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। जियांग उसे कहने लगता है कि तुमने मेरी कितनी हेल्प की हो, तो आखिर तुम बताओगे नहीं तुम आखिर हो कौन। पर शिन सोचती है कि नहीं, ये उसकी आइडेंटिटी रिवील करने का सही टाइम नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि तुम बस यही समझो कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं पैसों के लिए तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग अपने रूम से बाहर आता है तो वो शिन को यहाँ पैट से खेलते हुए देखकर सोचता है कि ये मेड मुझे बिल्कुल उसी की तरह लग रही है जिसने मेरी जान बचाई थी, तो कहीं ये वही तो नहीं। वो उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुमने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की हो। तो शिन तो शॉक हो जाती है कि सच में वो कितना इंटेलिजेंट है। फिर वो कहती है कि क्यों ना तुम मुझे अपने पास ही काम पर रख लो। तो जियांग उसे अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए मान जाता है ताकि शिन उसकी और हेल्प कर सके। फिर रात में शिन देखती है कि मेड जब मिंग्यू के लिए खाने लेकर गई होती है तो वो तो अपने काम में बिजी होता है और खाने से मना कर देता है। तो शिन अपने प्लान के हिसाब से फिर उसके डॉग के जरिए उस तक लंच बॉक्स भेजती है जिसमें उसने उसके लिए फेवरेट उसके डम्पलिंग्स बनाई होती है, तो वो तो खुशी खुशी खा लेता है। और फिर नेक्स्ट डे मिंग्यू अपनी सेक्रेटरी से अपनी नई कुक के बारे में पूछ रहा होता है, पर उसे पता लगता है कि उसके लिए जो खाना बना था वो कोई और नहीं बल्कि शिन ने बनाई थी। वो काफ़ी खुश होता है और सोच में बढ़ जाता है कि वो आखिर इसके लिए इतना कुछ क्यों करती है। फिर इसके बाद वो इनके साथ कहीं पर जाने के लिए निकल रहा होता है। जैसे ही लोग बाहर आते हैं तभी इतने में कुछ गार्ड्स यहाँ पर मिंग्यू को मारने के लिए फिर से अटैक करते हैं और जैसे ही वो लोग गोली चलाते हैं तो जल्दी से मिंग्यू के सामने शिन आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। तो मिंग्यू तो काफ़ी शॉक होता है कि शिन ने आखिर उसकी जान अपनी जान पर खेल कर क्यों बचाई। फिर शिन का जब यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसे होश भी नहीं आया होता है तो मिंग्यू उसके लिए फिक्र कर रहा होता है और वो जानना चाह रहा होता है कि आखिर वो है कौन। वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ करी है। फिर तभी अचानक से यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो सारे गार्ड से बचते हुए यहाँ पहुंचकर मिंग्यू को मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर मिंग्यू इससे पूछता है कि आखिर ये है कौन। तो जियांग सोचता है कि मॉम ने अभी मुझे इसे सच बताने से मना करी है। वो झूठ कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ मिंग्यू को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे ब्रदर हो और ये मेरी भी सिस्टर है। तो जियांग मना करने लगता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी है। पर यहाँ मिंग्यू को शक हो जाता है इसलिए वो तुरंत ही DNA टेस्ट के लिए अपने असिस्टेंट को बोल देता है। फिर जब रिपोर्ट आती है तो मिंग्यू को पता लग जाता है कि ये तो असल में उसकी मॉम है। वो काफ़ी शॉक होता है कि ये आखिर मेरी मॉम कैसे हो सकती है। तो जियांग को फिर सब बताना पड़ जाता है कि ये सच में उनकी मॉम ही है। मिंग्यू शॉक में होता है और पूछता है कि अगर ये सच में उनकी मॉम है तो आखिर वो एक 18 ईयर की लड़की कैसे हो सकती है
तो फिर जियांग बताता है कि वो असल में रीबॉर्न हुई है और अब से 18 साल पहले के टाइम से आई हुई है और मॉम को तुम्हारे बारे में सब पता था कि तुम कैसे प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो, तो वो तुम्हारी जान बचाने के लिए गई थी। तो फिर मिंगयू को यकीन करना ही पड़ता है। फिर जैसे यहाँ पर शिन को होश आता है तो वो इन लोगों से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ मिंगयू बताता है कि जियांग ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप हमारी मॉम हो और वो उसे सॉरी कहने लगता है कि मॉम मेरी वजह से आप इतने खतरे में पड़ गई। तो फिर शिन कह रही है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें खतरे में पड़ते हुए थोड़ी ना देख सकती थी। तो यहाँ पर फिर मिंगयू कहने लगता है कि मॉम अब आप देखो मैं कितना ज़्यादा केपेबल हो चुका हूँ, तो अब आपको मुझे बिना बताए कोई भी खतरे वाली चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे शिन मिंगयू के लिए वापस से डम्पलिंग्स बनाकर उसे उसकी कंपनी देने जा रही होती है और सोचती है कि ये देखकर वो कितना खुश रहेगा। पर तभी जब वो यहाँ कंपनी आती है तो यहाँ पर किसी बॉय बैंड का ग्रुप आया होता है जिनमें से कोई और नहीं इसका बेटा सॉन्ग होता है और शिन उसे देखती पहचान लेती है और खुश हो जाती है और तुरंत ही फिर जब उसे मिलने अंदर जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके बेटे सॉन्ग का यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस होने वाला है और उसका जो यहाँ पर टीममेट है वो उसका परफॉर्मेंस खराब करने के लिए उसने उसके माइक को ही खराब कर दिया होता है ताकि वो अपनी सिंगिंग कर ही ना पाए। शिन को जब ये पता लग जाता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर जो स्टाफ होते हैं उनसे बात करती है और उन्हें समझा देती है कि उन्हें क्या करना होगा। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग जब स्टेज पर सिंगिंग करने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि उसका माइक खराब हो गया है। वो शॉक होता है और यहाँ उसका वो टीममेट खुश हो रहा होता है उसे एम्बैरस करके। पर तभी जल्दी से स्टेज पे जो डांसर होती है उनमें से एक उसे अच्छा वाला माइक दे देती है और फिर वो अपनी सिंगिंग करने लग जाता है। सारे लोग उसकी सिंगिंग से बहुत ही इम्प्रेस होते हैं और शिन भी खुश होती है कि ये हुआ ना उसका बेटा। और फिर उसके टीममेट को तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है कि उसका प्लान खराब कैसे हो गया। और फिर ये परफॉर्मेंस के बाद शिन तो तुरंत ही उसके टीममेट के पास पहुंच जाती है और उसे बता दी है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लग गया कि तुम कैसे सॉन्ग से जेलस हो और उसका परफॉर्मेंस खराब करने के लिए तुमने क्या हरकत करे थे। मैंने तो तुम्हारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली हूँ और सोचो अगर मैं इसे लीक कर दूंगी तो तुम्हारे फैंस तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि दोबारा तुम सॉन्ग को तंग मत करना। तो फिर वो डर के उसकी बात मानने का नाटक कर लेता है। इसके बाद शिन जब यहाँ घर पहुँचती है तो वो अपने बेटे मिंगयू को इस बारे में बता देती है कि तुम्हारे तीसरे भाई के बारे में मुझे पता लग गया है, वो असल में एक बॉय बैंड ग्रुप का मेंबर है और तुम्हें अब उसके बारे में और चीज़ें पता लगानी होगी। फिर मिंगयू अपने भाई सॉन्ग के बारे में और भी सारी डिटेल्स पता लगा कर यहाँ पर शिन को दे देता है और फिर शिन यहाँ पर मिंगयू की मदद से अपने बेटे सॉन्ग की कंपनी की यहाँ पर कोई पार्टी में जाती है, स्पेशली यहाँ पर उसके बैंड की इन्वेस्टर बनकर, और उसे फिर यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रही होती है। और शिन को यहाँ पर इस पार्टी में पता लगता है कि उसका जो वो जेलस टीममेट है यहाँ पर अब वो उसे फंसाने के लिए एक रिच ओल्ड वुमेन के साथ प्लान बना रहा होता है कि वो उसे ड्रग देने वाला है और उसके साथ उसे सेट करने वाला है। शिन ये जानने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और फिर वो जल्दी से रूम में जाकर सॉन्ग को होश में लेकर आती है और तुरंत यहाँ से उसे लेकर चली जाती है। और उल्टा जो उसे फंसाना चाहता था वही यहाँ पर उस रिच ओल्ड वुमेन के साथ मिलकर फंस जाता है और शिन को बहुत मजा आती है उसे बदला लेने के बाद। फिर शिन को पता लगता है कि उसके बेटे सॉन्ग की जो अडॉप्टिव मॉम है और उसका भाई जो है वो दोनों ही कैसे उसे टॉर्चर करते आए और उसकी जो अडॉप्टिव मॉम है वो उसकी सगी मॉम बनने का नाटक करते आई है। फिर शैन मिंगयू की मदद से अपने बेटे सॉन्ग की काफी हेल्प करती है और यहाँ पर उसका नेम भी क्लियर करने में हेल्प करती है, साथ ही उसके अडॉप्टिव मॉम की भी असलियत उसे दिखा देती है और वो उसकी अडॉप्टिव फैमिली के खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट करती है उसके बाद उन लोगों को तो जेल जाती है। और फिर सॉन्ग को इस बारे में पता लगता है कि शिन सच में उसकी मॉम है। फिर यहाँ पर शिन के तीनों ही बेटे मिलकर उसकी बहुत ही केयर कर रहे होते हैं और ये लोग साथ में बहुत ही हैप्पी होते हैं और यहाँ शिन के साथ डिनर करते हुए कहने लगते हैं कि मॉम आपको भी अपने लिए कोई खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, आप कब तक बस हम लोग का ख्याल रखती रहोगी, इसलिए क्यों ना हम लोग ही अपने लिए स्टेप फादर ढूंढ लेते। और वो उसे किसी हैंडसम लड़कों का फोटोज दिखा रहे होते और उनमें से उसे चलने के लिए बोल रहे होते हैं। तो शिन तो मना कहने लगती है कि वो सब अब किस्मत पे छोड़ रही है। वो कहती है क्या पता अचानक से डोरबेल बजे और वो बंदा मुझे ऐसे ही डायरेक्टली सामने मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि शिन की कंपनी के बाहर कोई बंदा आया तो होता है और वो कार से बाहर निकलने के बाद यहाँ डोरबेल बजा देता है। ये लोग तो यहाँ पर डोरबेल की आवाज सुनकर शॉक रह जाते हैं और फिर शिन जाकर दरवाजा खोलती है तो कोई बंदा उसके सामने खड़ा होता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।